वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई विश सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 24 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आप प्रीवियसली सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं आपने अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन सब लेक्चर्स को अच्छे से सुन रहे हो और पीडीएफ नोट्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो और उनको रीड आउट कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई और एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत है। बट आपको मेक श्योर करके चलना है कि आप जो है इन सारे लेक्चर्स को रिविजन करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपर को सुनेंगे या किसी भी ऐसे बच्चे को सुनेंगे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज किया होगा रिविजन पे। तो आपने ये मेक श्योर करके चलना है कि आप साथ साथ जो है आगे के लेक्चर्स के साथ अगर आप बढ़ रहे हो तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है उनको भी अच्छे से रिवाइज किया है। आज हम 24वें लेक्चर पे पहुंच गए हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स आपने अच्छे से करे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हायर रहेगा। आप अगर एग्जाम में जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस जो है टैकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जीरो से स्टार्ट किया था और आप कहाँ पे पहुंच गए हैं। और आपने ये भी मेक श्योर करके चलना है कि आप जो है एमसीक्यूज को साथ के साथ सॉल्व करते जाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे और साथ के साथ आपका जो एक्यूरेसी लेवल है एमसीक्यू सॉल्व करने का वो भी इंक्रीज हो। क्योंकि ये सारी की सारी जो फाइट है ये सिर्फ एक एक नंबर के लिए है, जो कि आप एक एक एमसीक्यूज अगर आप करेक्ट करेंगे तो आप के जो सिलेक्शन के चांसेस है एग्जाम में वो बहुत ज्यादा लेवल पे इंक्रीज कर जाएंगे। तो वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि अगर आप एमसीक्यूज को जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप स्ट्रेटेजी जो है आपकी राइट है, आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो भी एक राइट पाथ पे है। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज का, जिसका जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट। देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में जो पर्टिकुलरली हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फॉरेस्ट हमारे क्या होते हैं। देन हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कुछ जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी नेचुरल वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए। देन हम पढ़ेंगे हमारी नेचुरल वेजिटेशन इंडिया के लिए, ये हम इंडिया के केस में पढ़ने जा रहे हैं। देन हम फॉरेस्ट परसेंटेज देखेंगे। देन हम 2 डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट पढ़ेंगे और देन हम प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे विद डिस्कशन। क्लियर है? और आपको ये बात तो पता ही है कि जो आपके लेक्चर के नोट्स है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो आपने फटाफट जाके वहां से लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो है आप रिवीजन जो है अच्छे से कर पाए। फर्स्ट जो है हम देखेंगे फॉरेस्ट की डेफिनेशन। सबको पता है कि फॉरेस्ट को बोला जाता है जंगल। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, ये सबको पता है। बट क्या क्या ये इस फॉरेस्ट की डेफिनेशन हमारे में या किसी लॉ में डिस्क्राइब की गई है? अगर आपसे कोई पूछे कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, तो आप लेमन लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में तो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है। बट क्या एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन दी गई है? तो इसका आंसर है नो। फॉरेस्ट की कोई भी डेफिनेशन हमारे लॉज में जो है डिस्क्राइब नहीं की गई है। क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फॉरेस्ट की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर इज नो क्लियर नेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब कोई भी नेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है हमारे फॉरेस्ट की। जो स्टेट्स हैं वो हमारे फॉरेस्ट की डेफिनेशन को बार बार डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। क्लियर है? अब हम फॉरेस्ट को या किसी भी फॉरेस्ट एरिया को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो कोई भी जब रिपोर्ट हमारी आती है तो वहां पे हम फॉरेस्ट एरिया को या तो फॉरेस्ट कवर या तो फॉरेस्ट एरिया से ही डिस्क्राइब करते हैं। तो एक्चुअल में ये फॉरेस्ट कवर है क्या? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो रेड इंक में अंडरलाइन करके स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है। अगर कोई भी एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा उसकी ट्री कैनोपी जो है, ट्री कैनोपी की जो डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा रहेगी, तो उसको हम फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी ओनरशिप किसके नाम पे है, वो प्राइवेट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट के अंडरटेकन भी हो सकती है। तो इसीलिए लिखा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस जो है फॉरेस्ट कवर कोई भी एरिया होगा जिसके ऊपर 1 हेक्टेयर के एरिया से ज्यादा जो है ट्रीज या प्लांट्स होंगे और उसकी ट्री कैनोपी जो है वो 10% से ज्यादा होगी।
क्लियर है? ये जो डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के लिए आपने बस ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया एंड ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस। ओके, अब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में बहुत डिफरेंटली क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, तो अगर आपसे पूछा जाता है गोडावर्मन थिरुमलपाड जो जजमेंट है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए नीलगिरी फॉरेस्ट का जो एरिया है उससे रिलेटेड है ये जो जजमेंट है। तो इस जजमेंट में क्या बोला गया था, ये जो है इस नाम के इंसान ने, गुडावर्मन नाम के इंसान ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि नीलगिरी फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। किस चीज से प्रोटेक्ट किया जा सकते, जो कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है फॉर द इलीगल टिम्बर ऑपरेशंस। आपको पता है इलीगल तौर पे जो है कई बार पेड़ों को काटा जाता है, तो उस चीज को, उससे नीलगिरी फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये रिट पिटीशंस जो है ये गोडावर्मन ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। तो ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसको भी आपने अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है कि ये जजमेंट किससे रिलेटेड थी। तो ये जजमेंट जो थी फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड थी। कौन से फॉरेस्ट से रिलेटेड थी, तो वो थे नीलगिरी फॉरेस्ट के एरिया से रिलेटेड थी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इलीगल टिम्बर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, इलीगल जो है पेड़ों की कटिंग की जा रही है, उससे रिलेटेड ये जजमेंट जो थी वो दी गई थी। क्लियर है? बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल हमारे नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए। क्लियर है? तो देख लेते हैं कि किस तरह के हमारे डिफरेंट तरीके के पेड़ होते हैं। हमने अपने सराउंडिंग में तो पेड़ देखे हैं, बट क्या आपने इस तरह के पेड़ देखे हैं? अब नेक्स्ट जो है, आपने इस तरीके के भी पेड़ देखे होंगे, बट ये दोनों के दोनों पेड़ों के स्ट्रक्चर्स जो है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं। इन दोनों फॉरेस्ट एरियाज का जो स्ट्रक्चर है या पेड़ों की जो बॉटम है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो क्या फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके की होगी उसको डिटरमाइन करते हैं। तो देखते हैं हम इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट जो है वो क्लाइमेट है, देन हमारा सॉइल है, देन टोपोग्राफी हमारी, देन रेनफॉल एंड देन टेम्परेचर। ये फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारे ये बताने के लिए कि नेचुरल वेजिटेशन जो है हमारी, या हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, या जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो किस तरह की रहेगी। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखते हैं इन फैक्टर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है हमारी नेचुरल वेजिटेशन को फाइंड आउट करने के लिए। देख लेते हैं, अगर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है ज्यादा है, तो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन होगी या जो फॉरेस्ट लैंड होगा वो हमारा ट्रॉपिकल होगा। क्लियर है? और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जो है फॉल करेगा, वैसे वैसे ये जो फॉरेस्ट एरिया ये ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल चेंज होगा, देन सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट फॉर्म में चेंज होगा, एंड देन टेम्परेट टू एल्पाइन में चेंज होगा। क्लियर है? अब ये कैसे चेंज होता है ये मैं आपको आने वाले स्लाइड में बताऊंगी। आने वाले लेक्चर्स में हम इस चीज को देखेंगे कि टेम्परेचर फॉल होता है तो ये नेचुरल वेजिटेशन किस तरह से चेंज होती है। देन हम दूसरा जो है फैक्टर देख लेते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा फैक्टर जो था वो सॉइल था। सॉइल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारी नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके की होगी। तो हमारी सॉइल अगर जो है स्वम्पी है, मतलब अगर दलदल जैसा इलाका है या फिर पानी जैसा इलाका है, तो वहां पे हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, स्वम्प फॉरेस्ट होते हैं। ये कुछ फॉरेस्ट है जो कि सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। देन कुछ हमारे फॉरेस्ट है जो कि टोपोग्राफी पे डिपेंड करते हैं। टोपोग्राफी क्या होती है कि कैसा एरिया है, हिली एरिया है, प्लेन एरिया है या कोस्टल एरिया है, उसके ऊपर भी हमारा जो है नेचुरल वेजिटेशन कैसी होगी वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो इसके कुछ एग्जांपल जो है वो एल्पाइन फ्लोरा और टाइडल फॉरेस्ट जो है वो दे रखे हैं। अब आपको यहाँ पे इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर, जो है जिनका इन्फ्लुएंस रहता है बहुत ज्यादा। क्लियर है? अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि रेनफॉल है, रेनफॉल का क्या रोल है हमारी वेजिटेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको एक टेबल जो है दिया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि अगर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर है या 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो वहां पे जो फॉरेस्ट डेवलप होंगे उन्हें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। क्लियर है? क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे सबसे ज्यादा है इसलिए इन्हें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोला जाएगा। देन अगर किसी एरिया में 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल है तो उनको मॉनसून
डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाएगा। अगर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच है तो वो ड्राई डेसिडियस या ट्रॉपिकल सवानाज उन्हें बोला जाता है। अगर 25 टू 50 सेंटीमीटर के बीच में है रेनफॉल हमारी तो वो ड्राई थॉर्नी स्क्रब्स होते हैं। या अगर हमारी जो है अगर 25 सेंटीमीटर से कम है तो वो डेजर्ट एरियाज या एरिड एरियाज उन्हें हम बोलते हैं। इनके बेसिस पे मतलब रेनफॉल कैसी है इसके बेसिस पे जो है हमारे डिफरेंट तरीके के जो फॉरेस्ट है उनको क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है, ये सबको क्लियर है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे हम अपने इंडिया की कि वो कैसे जो है वेरी करती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि टेम्परेचर जो है जिस तरह से फॉल करता है तो जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है वहां पे हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। देन जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होता है फाइनली हमारे एल्पाइन फॉरेस्ट बनते हैं। क्लियर है। बट इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन करने से पहले हम थोड़ा सा पिक्चराइजेशन लेंगे कि ये डिफरेंट जो स्ट्रेटाज हैं हमारे फॉरेस्ट के ये वेरी कैसे करते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में इक्वेटर के बारे में और ग्लोब के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इक्वेटर पे जो सन की रेडिएशंस होती हैं वो डायरेक्ट फॉल होती हैं। क्लियर है। अगर डायरेक्ट सन की रेडिएशंस यहाँ फॉल होंगी तो यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम हाइट में मतलब हमारे लैटिट्यूड में हम ऊपर की तरफ को चलते जाएंगे वैसे वैसे सन का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा और टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा। एंड इक्वेटर के अदर साइड भी मतलब साउथवर्ड साइड भी इसी तरह से एक्शन होगा, टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा। बट हमारे इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है सन क्योंकि सन की रेडिएशंस डायरेक्ट फॉल करती हैं। क्लियर है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी अगर सन की रेडिएशंस जो है अगर डायरेक्ट फॉल करेंगी तो वहां पे जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वाटर बॉडीज जो है वो इवेपोरेट करेंगी। इवेपोरेशन होता है वहां पे। अब इवेपोरेशन होता है तो वाटर वेपर्स जो है हमारे जो है स्काई की तरफ को जाएंगे, आसमान की तरफ को जाएंगे। जब वो आसमान की तरफ को जाएंगे तो फाइनली वो क्लाउड्स जो है क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये क्लाउड्स जो है फाइनली हमारे प्रेसिपिटेशन करते हैं। फाइनली जो क्लाउड्स हैं हमारे प्रेसिपिटेशन करते हैं। ये मैंने आपको बताया इक्वेटर का केस, ये है हमारे इक्वेटर का केस। क्लियर है। तो हमें पता चल गया हमारे इक्वेटर पे जो है हमारी सन की डायरेक्ट रेडिएशंस फॉल करती हैं। बट क्योंकि सन की डायरेक्ट रेडिएशंस फॉल करती हैं तो यहाँ पे हमारे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है ज्यादा होगा। प्रेसिपिटेशन का जो लेवल है हमारे इक्वेटर पे वो सबसे ज्यादा होगा। रीजन उसका ये है क्योंकि सन जो है सारे के सारे वाटर बॉडीज से जो भी वाटर निकल के आ रहा है उसको इवेपोरेट कर रहा है। फाइनली क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है और उसकी वजह से हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। अब हम इक्वेटर से जो है ऊपर की तरफ को जाते हैं। क्लियर है। तो इक्वेटर से ऊपर हमारा ट्रॉपिकल एरिया आता है। क्लियर है। ये ट्रॉपिकल एरिया है। यहां तक सूरज जो है वो डायरेक्ट फॉल करेगा। ठीक है। तो इस ट्रॉपिकल एरिया में जो सूरज का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है ट्रॉपिकल रीजन में वहां पे ऐसी वेजिटेशन होती है जहां पे रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होती है इक्वेटर से। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे सन जो है सोक तो कर रहा है हमारे वाटर बॉडीज से जो वाटर वेपर्स हैं उनमें कन्वर्ट करके क्लाउड फॉर्मेशन तो कर रहा है। बट जो सन का इन्फ्लुएंस है वो इतना ज्यादा नहीं रहता है इसलिए रेनफॉल इस एरिया में थोड़ी कम होती है। बट टेम्परेचर जो है या टेम्परेचर रेंज जो है वो इक्वेटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्लियर है। क्योंकि इक्वेटर पे क्लाउड फॉर्मेशन हुई है इसकी वजह से इक्वेटर पे जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही मॉडरेट रहता है। बट ट्रॉपिकल एरियाज में कंपैरेटिवली इक्वेटर के कंपैरिजन में जो ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर रेंज होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन उतनी ज्यादा जो है नहीं होती है। मतलब होती है बट इक्वेटर के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। अब जैसे हम ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर की तरफ को जाएंगे। क्लियर है। ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर की तरफ को जाएंगे देन आता है हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया। देन आता है हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया। ये एरिया जो है सब ट्रॉपिकल एरिया ये हमारा ट्रांजिशन जोन है ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन के बीच में। ये मैं आपको प्रीवियसली लेक्चर्स में जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में टेम्परेचर जो है कम होगा। इसका रीजन ये है कि मैक्सिमम जो सूरज है मैक्सिमम जो सन है वो ट्रॉपिकल रीजन के बाउंड्री तक ओवरहेड पे जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो डिफरेंट तरीके की होगी। वो कॉनिफेरस जो है कॉनिफेरस टाइप की होती है। जैसे हम और ऊपर की तरफ को जाएंगे पोलर एरियाज में जाएंगे या और हाइटेड या और लैटिट्यूड पे गए
तो यहाँ पे जो हमारी वेजिटेशन होती है वो जो है, आपने देखा होगा कि जो भी हमारे स्नोई एरियाज होते हैं वहां पे, या आर्कटिक हो गया या अंटार्कटिक रीजन हो गया, वहां पे वैसे कुछ ज्यादा वेजिटेशन होती नहीं है, बट इससे थोड़े नीचे वाले एरियाज में आए तो यहाँ पे एल्पाइन टाइप हमारी जो है वेजिटेशन होती है। तो ये जैसे जैसे हमारे लैटिट्यूड में हम ऊपर की तरफ को जाएंगे, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करता है, वैसे वैसे जो है हमारी नेचुरल वेजिटेशन जो है वो भी, उसमें भी चेंजेस आते हैं। इक्वेटर पे जो हमारे फॉरेस्ट रहते हैं वो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा रेन है, तो यहाँ पे जो हमारे फॉरेस्ट होंगे वो हमारे रेन फॉरेस्ट होंगे, या इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। जब हमारे ट्रॉपिकल एरिया में हम जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आएंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉइस्ट फॉरेस्ट आएंगे, और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आएंगे। देन हमारे यहाँ पे लिटरल और स्वैम्पी फॉरेस्ट भी आते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे तो हम डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन को जो है स्टडी करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में आपको इसी बारे में बताया गया है। यहाँ पे बस आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से हमारे जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं वो वेरी करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको यही दिखाया गया है कि एलिवेशन के साथ, जैसे जैसे सी लेवल से हमारी एलिवेशन जो है, हाइट जो है इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हमारे फॉरेस्ट का टाइप भी इंक्रीज होता है। देखिए बेस पे हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं देन हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट है, देन हमारा टैगा है, देन हमारा टुंड्रा है, देन हमारी पोलर आइस है। तो ये सारा का सारा जो है हमारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज करती है वैसे वैसे जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है। क्लियर है? अब टेम्परेचर फॉल करेगा तो उससे हमारी क्लाइमेट जो है, हमारी सॉइल जो है, हमारा जो रेनफॉल है, वो सारे के सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी नेचुरल वेजिटेशन के लिए। और इसका आपको बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक और चीज देती हूँ कि ना ये सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब उसी के ऊपर जो है इसका इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, बट लोगों के ऊपर भी जो है इसका इन्फ्लुएंस रहता है। आप कोस्टल एरियाज में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं, उनका स्किन टाइप जो है, उनका कलर जो है वो डिफरेंट रहता है। बट जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ को जाएंगे, आपने देखा होगा साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियंस में ही काफी डिफरेंस है, और नॉर्थ इंडियंस में और जो हिमालयन एरियाज में लोग रहते हैं उनके बीच में अपीयरेंस में, उनकी शक्ल में या उनके फीचर्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो किसकी वजह से है? वो सारा का सारा हमारे जो ये क्लाइमेट है, या जो ये रेनफॉल है, या हमारा जो एलिवेशन है, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, ना कि सिर्फ हमारे फॉरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, बट लोगों के फीचर्स को भी डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर है? तो अब हम आगे देखते हैं। इंडिया की जो वेजिटेशन है उसको 5 मेन डिफरेंट टाइप्स में जो है क्लासिफाई किया गया है, और उनके जो है 16 सब टाइप्स जो है वो है, मतलब 5 मेन टाइप्स हैं हमारे और 16 सब टाइप्स होंगे। अब ये 5 मेन टाइप्स कौन से हैं और 16 सब टाइप कौन से हैं ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो मेन टाइप है हमारा, दैट इज हमारा मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे इनको थोड़ा तोड़ के बता देती हूँ। मॉइस्ट का मतलब होता है मॉइस्चर, जिस एरिया में मॉइस्चर है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये हमारे इस एरिया से जो है रिलेटेड है, तभी मैंने आपको ये ग्लोब जो है पहले सबसे पहले यही बताया था ताकि आप इजीली इस चीज को कनेक्ट कर सको। तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इस एरियाज में होते हैं। तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 4 डिफरेंट तरीके के सब टाइप्स हैं, तो वो 4 सब टाइप्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या रेन फॉरेस्ट होते हैं। सेकेंड सब टाइप जो है दैट इज हमारा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, देन हमारे लिटरल एंड स्वैम्प्स। क्लियर है? यहाँ पे आप देखिए सब कीवर्ड्स हैं। ट्रॉपिकल जो है तीनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो है ट्रॉपिकल एरियाज में आ रहे हैं, और ये जो है सारे के सारे जो है कॉमन रहेंगे। अब नेक्स्ट जो है मेन टाइप देखते हैं हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट जो मेन टाइप है दैट इज हमारा ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें जो सब टाइप्स हैं हमारे, वो है हमारे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, देन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, देन ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, एंड देन थर्ड हमारा जो मेन टाइप है वो है हमारा माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देन इसके जो सब टाइप्स है दैट इज हमारे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल्स, देन सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल जिनको हम पाइन्स भी बोलते हैं, देन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम फोर्थ मेन टाइप देख लेते हैं अपना। फोर्थ मेन टाइप है हमारा माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, देन इसके अंदर जो सब टाइप है दैट इज हमारा माउंटेन वेट टेम्परेट, देन हमारा हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट आता है, देन हिमालयन ड्राई टेम्परेट आता है। क्लियर है? अब फिफ्थ जो टाइप है मेन टाइप दैट इज हमारा अल्पाइन फॉरेस्ट है। इसका जो सब टाइप है दैट इज हमारा सब अल्पाइन और
मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब और ड्राई एल्पाइन स्क्रब, ये सब के सब जो मेन टाइप्स हैं और सब टाइप्स हैं, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा, अगर आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो मेन टाइप्स है, अगर आप सब टाइप्स नहीं भी याद रख पा रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपने जो मेन टाइप्स है इनको जो याद रखना है, मेन टाइप्स को आप याद रखिए। सब टाइप्स को आप याद नहीं भी रखेंगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एग्जामिनर ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपसे, अगर कभी एग्जामिनर का मन हुआ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने का, तब वो इतनी डेप्थ में जाके पूछ सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही कम रहती है। तो आपने जो मेन टाइप्स हैं उन्हीं को याद रखिए और उन्हीं को अंदर से रीड आउट करिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है हम अपनी फॉरेस्ट टाइप की परसेंटेज देखेंगे कि कौन सा फॉरेस्ट टाइप हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन जो है डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने जो चीज याद रखनी है, सबसे ज्यादा जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की परसेंटेज है, दैट इज हमारा 37% है। देन हमारा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है जिसकी परसेंटेज जो है 28% है। देन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है वो 8% है। देन सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल है जो कि 6% है। देन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन है जो कि 4% है, और बाकियों को जो है वो 4% से कम है। क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस की परसेंटेज जो है सबसे ज्यादा है। देन सेकंड नंबर पे हमारा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस आता है। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसको लिख लीजिए और रिवीजन करते रहिए साथ के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट जो अब हम टॉपिक या टाइप कवर करने जा रहे हैं वो है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर जो सब टाइप्स हमें दिए थे उनको हम पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो सब टाइप हमें दिया गया था वो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या उन्हें हम रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखते कैसे हैं, या ये रेन फॉरेस्ट दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है जहां पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट दिखाए गए हैं। अगर आप जो है यहाँ से आपको टॉप व्यू दिया गया है, ऊपर से हम देख रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, हमें यहाँ पे कोई लैंड जो है दिखाई नहीं दे रही। ये बस एक रिवर जो है फ्लो कर रही है इसके बीच में से, वही दिखाई दे रही है, लैंड हमें कहीं से दिखाई नहीं दे रही। ट्रीज जो है बहुत ही ज्यादा उनकी हाइट है, यहाँ पे ट्रीज की हाइट देखिए, ट्रीज की हाइट बहुत ज्यादा है। और अगर आप इन फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको सिर्फ डार्कनेस दिखेगी, आपको सिर्फ डार्कनेस दिखेगी। उसका रीजन ये है कि इनकी कैनोपी इतनी ज्यादा डेंस होती है, यहाँ पे कैनोपी जो है इतनी ज्यादा डेंस है कि सनलाइट जो है यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, सनलाइट यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। अब पेनिट्रेट नहीं कर पाती है तो ट्रीज जो है बहुत ज्यादा हाइट तक जाते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है कि मैं सनलाइट लूंगा, मैं सनलाइट लूंगा, तो उसकी वजह से ट्रीज की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट टाइप में। क्लियर है? अब देखते हैं हम फॉरेस्ट टाइप को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो हमारी 250 सेंटीमीटर तक होती है। क्लियर है? 250 सेंटीमीटर होगी, इससे एक्सीड भी कर सकती है। यहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो हमारी 25 से 27 डिग्री के बीच में रहेगी, मतलब एनुअली जो टेम्परेचर रहता है, पूरा साल जो टेम्परेचर रहेगा वो 25 से 27 डिग्री के बीच में रहता है। इस एरिया में जो ह्यूमिडिटी होती है वो 77% होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और यहाँ पे जो ड्राई सीजन होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल में हर दिन बारिश होती है, साल में क्या हर दिन बारिश होती है, और हर दिन के हर घंटे में बारिश होती है इस पर्टिकुलर रेन फॉरेस्ट में। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन फॉरेस्ट की। तो ये फॉरेस्ट जो होते हैं एवरग्रीन है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बारिश हो रही है, सनलाइट जो है पड़ रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप जो है हमेशा एवरग्रीन रहेगा। लॉफ्टी होते हैं, मतलब ट्रीज की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। कैनोपी जो होती है बहुत ज्यादा थिक होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंदर अंधेरा है, तो वही मतलब है कि कैनोपी जो है बहुत ज्यादा थिक है। सारे के सारे प्लांट्स जो है स्ट्रगल करते हैं ऊपर आने के लिए ताकि उन्हें सनलाइट मिल सके, इसीलिए यहाँ पे ट्रीज की जो हाइट है वो ज्यादा होती है और कैनोपी जो होती है बहुत ही ज्यादा डेंस होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। तो ये कलर आप देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डिटरमाइन कर रहा है। क्लियर है? तो आप देख लीजिए कहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे जो है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। क्लियर है? अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या लिखा गया है कि वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स
जो है वहां पे हमें हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। पूर्वांचल में, पूर्वांचल हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहां पे हमें जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है हमारे, उनमें हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है कौन से सी में जो है फॉल करते हैं, वेदर दे फॉल्स इन अरेबियन सी और वो बे ऑफ बंगाल में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? अब जो है यहाँ पे लिखा गया है वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो दूसरी आपने चीज मुझे ये बतानी है कि वेस्टर्न घाट जो है कौन कौन सी स्टेट्स में जो है फॉल करता है, कौन सी स्टेट में फॉल करता है और कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स है वो, क्या वो 4 है, 5 है या 6 है, कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स में जो है वेस्टर्न घाट्स जो है वो फॉल करता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर कराया है। अगर आपने प्रीवियसली अच्छे से लेक्चर सुने हैं तो इस क्वेश्चन को आप जो है प्रीवियस लेक्चर सुन के ही आंसर कर सकते हैं। तो आपने मुझे ये 2 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह का टिम्बर टाइप होता है। यहाँ पे जो लकड़ी का टाइप होता है वो हार्डवुड होता है। क्लियर है? इसकी जो कमर्शियल वैल्यू होती है बहुत ही ज्यादा होती है। अब डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है जो हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं वो है माहुगिनी, मैसुआ, व्हाइट सिडार, जामुन, केन्स और बैम्बू। ये मैं आपको ब्लू में मैंने लिखे हैं या इनको मैंने मार्क किया है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप बाकी का बाकी छोड़ भी सकते हो, बट ये जो ब्लू में मैंने मार्क किया है, इनको अंडरलाइन किया है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अपने नोट्स में जो है लिख लीजिए कहीं पे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब टाइप है दैट इज हमारा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर है? देख लेते हैं ये कैसे दिखते हैं। तो ये फॉरेस्ट जो है इस तरीके से होते हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एल्गे जो है, एल्गे ग्रो की गई है। ये जो फॉरेस्ट है ये पूरा का पूरा इसका जो एरिया है ये पूरा का पूरा ग्रीन कवर से कवर्ड होता है, इसलिए इन फॉरेस्ट को ग्रीन कारपेट भी बोला जाता है। इन फॉरेस्ट को हम ग्रीन कारपेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारे ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उससे कैसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन लिखा गया है, तो इसका मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमारी रेनफॉल ज्यादा होती थी, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो रेनफॉल है वो थोड़ी सी कम रहेगी। ह्यूमिडिटी जो है वहां पे 77% या उससे ज्यादा बोली थी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का कंटेंट थोड़ा कम होगा। और दूसरी चीज वहां पे जो हमें टेम्परेचर दिया गया था उसके कंपेरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर जो है थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्लियर है? तो ये उससे थोड़ा सा इसी तरीके से वेरी करता है। तो देख लेते हैं इसके जो है कंडीशंस क्या है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके क्या है। ड्राई सीजन इज नॉट शॉर्ट, मतलब उसमें जो थे ड्राई सीजन बहुत ही छोटे होते थे, बट यहाँ पे जो ड्राई सीजन है वो छोटे नहीं है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लेस डेंस होते हैं। हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखा था कि वो बहुत ज्यादा डेंस होते थे, कैनोपी बहुत ज्यादा डेंस होती थी, बट ये लेस डेंस है कंपेरेटिव टू हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे ट्रीज होते हैं वो कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं। ये फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा एनिमल की और प्लांट्स की स्पीशीज होती हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। इस फॉरेस्ट को हम ग्रीन कारपेट भी बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इसका। अगर हम देखें कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे कहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन दिया गया है, ये हमारा कलर है। तो देखिए यहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट लाई कर रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे लाई करते हैं। तो ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करते हैं, ये हमारी वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे लाई करते हैं। कुछ असम के एरियाज में लाई करेंगे। लोअर स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस ये वाला एरिया है हमारा। तो यहाँ के जो ईस्टर्न हिमालयस है यहाँ की इनकी लोअर स्लोप्स पे भी जो है ये फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। देन ओडिशा में, देन अंडमान में। बट सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रहती है इन फॉरेस्ट की वो होती है हमारी वेस्टर्न कोस्ट। इस कोस्ट पे बनाया गया है, तभी यहाँ पे आपको जो है मेजर पोर्शन शो किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे यहाँ पे टिम्बर कैसी होती है, ये लकड़ी कैसी होती है। वो होती है हमारी हार्डवुड टाइप की होती है। क्लियर है? ये वाला जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट है ये हमारा कमर्शियल पर्पस के से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ट्रीज है वो हमें कॉलोनीज के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो सेम लकड़ी का टाइप रहता है, तो उसका कमर्शियल जो यूज है और उसकी जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट जो फॉरेस्ट का टाइप है दैट इज हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देख लेते हैं ये कैसे दिखते हैं। तो ये इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे कैनोपी जो है कंपैरेटिवली लेस डेंस है। आपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के केस में देखा था कैनोपी जो थी बहुत ज्यादा डेंस थी, सेमी एवरग्रीन में उससे कम थी। अब मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में उससे कम है कैनोपी की डेंसिटी।
क्लियर है। और यहाँ पे आप देखिए ट्रीज का जो ट्रीज की अपेयरेंस है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है प्रीवियस जो हमने फॉरेस्ट टाइप डिस्कस किए हैं उनसे। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी। यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर 27 डिग्रीज तक के रहता है। एनुअल ह्यूमिडिटी जो रहेगी वो 60 to 75% के बीच में रहेगी। यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन और समर सीजन होता है वो हमारा ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। यहाँ पे ट्रीज जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट टाइप की, जहां पे भी डेसिडियस आएगा आपने याद रखना है कि इसका मतलब होता है शेडिंग देयर लीव्स। शेडिंग देयर लीव्स मतलब अपने पत्तों को छोड़ देते हैं। तो ये जो ट्रीज है दे ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग और अर्ली समर व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल। जब मॉइस्चर नहीं होता है तो ये क्या करते हैं, ये अपने पत्तों को त्याग देते हैं ताकि जो बचा हुआ पानी है वो पेड़ की ग्रोथ के लिए उसको रिस्टोर किया जा सके, अपने सर्वाइवल के लिए वो उसको स्टोर करके रखते हैं। These forests occupy a much larger area than the evergreen forest, but large tracts under these forests have been cleared for cultivation. हमने देखा था स्टार्टिंग में कि अराउंड 30s की रेंज में जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है इंडिया में वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट का। क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे हम। मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट हमारे कहाँ रहते हैं, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स के अलॉन्ग रहेंगे। क्लियर है। शिवालिक रेंज के अराउंड रहते हैं, मणिपुर और मिजोरम के एरियाज में रहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश के ईस्टर्न हिल्स की टाइप में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहेंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, मोस्ट ऑफ हमारे उड़ीसा में रहेंगे, वेस्ट बंगाल में रहेंगे, अंडमान निकोबार में रहेंगे। क्लियर है। अब ये बहुत सारे एरियाज में है क्योंकि इसका तो परसेंटेज ही बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा इंडिया में इसी टाइप के फॉरेस्ट हमारे जो है मिलते हैं। अब टिम्बर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत टीक जो है वो मिलती है, इसकी जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है या जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा है। और डिफरेंट टाइप के पेड़ देख लेते हैं कैसे डिफरेंट टाइप के हमारे पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। तो टीक मिलता है, साल मिलता है, लॉरियल मिलता है, रोजवुड मिलता है, आंवला मिलता है, जामुन मिलता है, बैम्बू मिलता है। अब जामुन हमारा जो था वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी था, तो वो ट्रॉपिकल हमारे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में भी मिलते हैं। इनको कंपैरेटिवली इजी है इनका एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ ग्रेगेरियसनेस। इसका मतलब है क्योंकि ये कॉलोनीज में मतलब बहुत ज्यादा होमोजिनिटी रहती है हमारे इस फॉरेस्ट एरिया में। अगर हमारे टीक के या फिर साल के प्लांट्स है तो हमारे आसपास सारे टीक और साल के प्लांट्स होंगे, तो वहां पे एक्सप्लॉयटेशन जो होती है, हमारी जो कल्टीवेशन होती है, कमर्शियल जो कटिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है क्योंकि ये कॉलोनीज के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट को देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं ये दिखते कैसे हैं। तो ये इस तरीके से हमारे दिखते हैं। अब इन फॉरेस्ट टाइप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमारे दोनों फ्रेश वाटर में और ब्रैकिश वाटर में जो है सरवाइव कर जाते हैं। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जहां पे पानी की जो सैलिनिटी होती है, पानी में हमारे सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो ये फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर जाते हैं और ऐसे पानी में भी ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे हमारे पानी में सॉल्ट है। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। बहुत ज्यादा डेंस फॉर्म में ये हमारे सुंदरबन में मिलते हैं जो कि हमारे गंगा डेल्टा पे है। क्लियर है। जहां पे प्रोमिनेंट जो स्पीशीज है उसको सुंदरी बोलते हैं और हेरी टीरा बोलते हैं। तो ये सुंदरी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए मैंग्रोव से रिलेटेड है, मैंग्रोव से रिलेटेड है या हमारे लिटोरल और स्वाम्प फॉरेस्ट से रिलेटेड है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस तरह की टिम्बर यहाँ पे पाई जाती है। तो ये हमें हार्ड और ड्यूरेबल टिम्बर को प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जिनको हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, बिल्डिंग एक्टिविटीज में या अपनी बोट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ से एक ही इंपॉर्टेंट मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है अबाउट सुंदरी और हमारे मैनग्रूव्स के बारे में। यहाँ से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता है। आपने मुझे एक चीज बतानी है कमेंट सेक्शन में कि मैनग्रूव जो है सबसे ज्यादा इसका जो एरिया है वो कहाँ पे है और इंडिया का सबसे बड़ा मैनग्रूव जो है उसका नाम क्या है, ये आपने मुझे बताना है। और वो कौन से स्टेट में जो है लाई करता है, ये भी आपने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। जो इसका आंसर करेक्ट देगा उसको मैं लाइक या थम्स अप दे दूंगी। इसका आंसर जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में नहीं मिलेगा, तो आप मेक श्योर करके चलिए कि आप इसी लेक्चर में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम मेजर टाइप पढ़ेंगे अपने फॉरेस्ट का, दैट इज हमारा ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ठीक है, तो हम पहले इसका सब टाइप देखेंगे कि कौन सा सब टाइप हम कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो सब टाइप है दैट इज हमारा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर है। पहले हमने ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा था जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट बोलते थे। अब इस फॉरेस्ट टाइप में हम ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह के हमारे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ड्राइनेस है,
हमारी जो लैंड भी है, ये सॉइल भी है, वो भी काफी ड्राई है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है बहुत ही ज्यादा कम है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम है। अब देखते हैं क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है हमारे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से कम रहेगी। यहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दैट इज कंपेरेटिवली हमारी 75% रहती है। यहाँ पे जो ट्रीज की हाइट है वो कंपेरेटिवली हमारे जो प्रीवियस फॉरेस्ट हमने टाइप्स पढ़े हैं उनके कंपैरिजन में हमारी कम रहती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है दैट इज हमारी जामुन है, टेमरिड है मतलब इमली है, और नीम के पेड़ हमारे जो है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। बट प्रीवियसली जो है जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बहुत सारी लैंड को जो था क्लियर कर दिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या कैसुराइन जो है प्लांटेशन के लिए। क्लियर है। अब आपने ये पढ़ना है कि कैसुराइन प्लांटेशन क्या होती है और कौन से एरियाज में मोस्टली की जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये तमिलनाडु वाले एरियाज में की जाती है। बट आपने कैसुरिन प्लांटेशन के बारे में थोड़ा सा आप रीड आउट कीजिए कि कैसे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई ट्राई टू कवर ये वाली प्लांटेशन के बारे में। तो नेक्स्ट जो है हमारे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे एनुअल रेनफॉल हमारी 100 टू 150 सेंटीमीटर के बीच में रेंज में वेरी करती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट टाइप के, तो ये फॉरेस्ट टाइप जो है बहुत ही ज्यादा वे में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो हमने प्रीवियस ए टाइप में पढ़ा था, ए मेन टाइप में पढ़ा था, उसके बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था डेसिडियस जो है उसका मतलब होता है शेडिंग ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे किस तरह से ये सिमिलर है, क्योंकि ये भी जो है अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं अपने पत्तों को ड्राई सीजन में जब मॉइस्चर कंटेंट जो होता है कम होता है। जो मेजर डिफरेंस है इनके बीच में वो है कि ये ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहां पे हमारा रेनफॉल का जो कंटेंट है वो कम होता है। क्योंकि वहां पे रेनफॉल का कंटेंट ज्यादा था इसलिए उनका नाम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट था। यहाँ पे रेनफॉल का जो कंटेंट है वो कंपैरेटिवली कम होता है इसलिए इनको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है बोला जाता है। अदरवाइज ये मोस्टली सिमिलर ही है। इनकी अनइवन कैनोपी होती है, मतलब कुछ पेड़ बड़े होंगे कुछ पेड़ छोटे होंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि सूरज जो है वो हर किसी पे पड़ रहा है, तो उन्हें कंपटीशन की जरूरत नहीं है, उन्हें टॉलर ग्रो करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर अंडर ग्रोथ देख ले, अंडर ग्रोथ का मतलब है जो प्लांट्स नीचे ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनफ लाइट होती है दैट रीचेज द ग्राउंड टू परमिट द ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड क्लाइंबर्स। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जो सूरज की रोशनी है वो बहुत आसानी से हमारे जमीन पे गिर जाती है, जिसकी वजह से अंडर जो जो हमारे छोटे छोटे घास हैं या स्क्रब्स हैं वो इजीली ग्रो करते हैं और क्लाइंबर्स भी जो है इजीली ग्रो करते हैं। अब इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है ये हमारा हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक जो है इसकी वेजिटेशन होती है, बट ये राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स और वेस्ट बंगाल वाले एरियाज में नहीं होता है। क्लियर है। इनकी जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो हमारी टीक है, रोजवुड है, कॉमन बैम्बू है और रेड सैंडर्स है, लॉरियल है और हमारे सैटिनवुड है। आपने रेड सैंडर्स के बारे में देखा होगा। रेड सैंडर्स अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है तो आपको पता है वहां पे भी जो है इसी की माइनिंग से रिलेटेड जो है इसी के बेस्ड मूवीज है। तो रेड सैंडर जो है स्मगलिंग के लिए बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। आपने मूवीज देखी होंगी, साउथ इंडियन मूवीज अगर आपने देखी है बहुत ज्यादा, तो उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि रेड सैंडर्स का जो है तस्करी की जाती है, उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए और इसकी इलीगल माइनिंग होती है, इसको स्मगलिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। थोड़ा सा आप एंटरटेन भी हुआ करिए ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि मूवीज भी कई बार थोड़ी एजुकेशनल पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी मोटिवेशनल मूवीज या थोड़ी सी ऐसी मूवीज देखिए जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है, तो आपका जो मोमेंटम है पढ़ाई का वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिससे आप जो है ग्रो कर सकते हो। अब देखते हैं ये फॉरेस्ट जो है इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ओवरग्रेजिंग होती है या फायर्स कई बार लग जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बार फायर्स लग जाती हैं हमारे फॉरेस्ट में, तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे। नेक्स्ट जो हमारा फॉरेस्ट टाइप आता है दैट इज हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इस तरह के हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट दिखते हैं। आप देखिए सारी जगह रेगिस्तान है और ये हमारे जो है कैक्टस जो है यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं। यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस है हमारी लैंड में, मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा कम है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम है, रेनफॉल ना के बराबर होती है यहाँ पे। देख लेते हैं क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है लेस देन 75 सेंटीमीटर, मतलब 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है दैट इज 50% से भी कम है। मीन टेम्परेचर जो है साल का वो हमारा 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ट्रीज बहुत ही छोटे रहते हैं और वाइडली स्कैटर्ड होते हैं। अब देखिए एक पेड़ यहाँ पे लगा है, एक कहीं और कितनी दूरी पे लगा हुआ है। मेन जो हमारी स्पीशीज है प्लांट की जो यहाँ पे ग्रो करती हैं वो है एकाशिया है और यूफोर्बियस है। और वाइल्ड इंडियन डेट जो है, इंडियन वाइल्ड डेट जो है, डेट मतलब जो खजूर है, वो भी बहुत कॉमन है इन एरियाज में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे रहते हैं, तो ये हमारे मोस्टली ऐसे एरियाज में रहेंगे जहाँ पे डेजर्ट रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे राजस्थान वाले एरियाज में या साउथ वेस्टर्न पंजाब वाले एरियाज में या वेस्टर्न हरियाणा के या कच्छ के कुछ इलाकों में या सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में जो है। और ये फॉरेस्ट जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड में भी ग्रो करते हैं। लीवर्ड साइड आपको पता है वो एरिया होता है जहाँ पे हमारे जो है क्लाउड्स राइज करके फॉल करते हैं और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो उन एरियाज में हमारे ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट रहते हैं। महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में और कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ एरियाज में रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज है ट्रीज की इस एरिया में जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में आती है वो होती है नीम की, बबूल की या कैक्टस की। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है बट कोई नहीं, अब थोड़ा सा ही बचा है। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन वेरिएशन इन क्लाइमेट अलोन। इसका मतलब है कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो सिर्फ क्लाइमेट के वेरिएशन पे डिपेंड करती है। दूसरी स्टेटमेंट हमें दे रखी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। क्लियर है। तो ये जो है हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं नेचुरल वेजिटेशन को डिपेंड करने के लिए वो सिर्फ क्लाइमेट नहीं है बट अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि हमारी सॉइल है, हमारा जो है रेनफॉल है, और ये भी फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारी नेचुरल वेजिटेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अलोन लिखा है। क्लियर है। तो आराम से दिमाग खोल के स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है एग्जाम में। सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये हमारे ईस्टर्न स्लोप में ही बल्कि हमारे वेस्टर्न स्लोप्स में मिलते हैं। तो इस तरह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। तो हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दैट इज नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें से कौन से जो है फीचर्स आपको जो बताए गए हैं, कौन से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो है फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर देख लेते हैं, एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, नो डेफिनेट टाइम्स फॉर ट्रीज टू फ्लावरिंग। क्लियर है। देन थर्ड जो है एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर है। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है ओनली 1, ऑप्शन बी दे रखा है 1 and 2, ऑप्शन सी दे रखा है ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी दे रखा है 1, 2 and 3। तो अब 1 by 1 स्टेटमेंट्स को पिक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पूछा है तो हमें पता है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेगी, कई बार 250 भी हो जाती है, 300 सेंटीमीटर भी हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू फ्लावरिंग, ये भी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है क्योंकि पूरा का पूरा साल जो है यहाँ पे ट्रीज जो है वो ग्रो करते रहते हैं। क्लियर है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, कि मतलब यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड नहीं होते हैं, बट हमें पता है कि यहाँ पे ट्रीज जो है स्ट्रेटिफाइड होते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। देन सेकंड स्टेटमेंट है टीक इज वन ऑफ द मेन स्पीशीज ऑफ द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया। ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। तो यहाँ पे जो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स है वो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, shedding leaves and appearing as vast grassland in dry seasons is feature of dry deciduous forest। क्लियर है। देन देख लेते हैं तेंदू trees are commonly found in dry deciduous forest।
क्लियर है? तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। अब मैंने आपको डेसिडियस फॉरेस्ट की एक खासियत बताई थी कि शेडिंग द लीव्स, ये याद रखनी है आपने, शेडिंग द लीव्स। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एंड तेंदू लीव्स जो है वो भी हमारे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हमारा ऑप्शन सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दी गई है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसकी परसेंटेज क्या है? तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है 21.61, ऑप्शन बी दे रखा है 21.71, ऑप्शन सी दे रखा है 21.67, ऑप्शन डी दे रखा है आपका 21.42%। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और जो भी करेक्ट आंसर लिखेगा, 4 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और वो चारों के चारों क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में मुझे उनके आंसर जो है मेंशन करने हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे आने वाले लेक्चर में कवर करूंगी, बट इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या टोटल फॉरेस्ट कवर की परसेंटेज है हमारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पोटेंशियली ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जो है आप सर्च करेंगे और आने वाले लेक्चर में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, बट आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है मेंशन करके रखना है। देन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा और कवर करूंगी ब्रीफली, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे फिनिश आउट करेंगे, और जो बचे हुए फॉरेस्ट जो एरियाज हैं, जो बचे हुए मेन फॉरेस्ट टाइप्स हैं, उनको हम आने वाले लेक्चर में जो है कवर करेंगे।